गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल सब बड़े एकदम। तो चलिएगा आज मैं आपके लिए लेके आऊं लेक्चर नंबर 3.0 ऑफ साउंड। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या बात करने वाले? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो सही बच्चे कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। नोट्स बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होगा आपका। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होगा, हल्का सा हम इसमें इंक डाल लेते हैं। थोड़ी इंक की हो गई है कमी। चार बोतल के साथ है जी आज। तो इंक हो चुकी है इसके अंदर, आप भी हो जाइए अब। चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होगा। इट इज अ फिनोमिना, ध्यान से देखना। इट इज अ फिनोमिना, it is a phenomena in which sound wave reflect, या फिर ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सॉरी बच्चों, रिटर्न बैक टू द बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, टू द सेम मीडियम by striking a hard surface, hard और plain surface। ठीक है, तो इसी को क्या बोलोगे आप, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन प्रॉब्लम नहीं लेने का। देखो यहां पे क्या होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में, इट इज अ फिनोमिना, एक ऐसा फिनोमिना इन विच, जिसके अंदर आपकी जो साउंड वेव है ना, मैंने बोला कुछ कचक, ये साउंड आपकी वापस लौट के आ गई, तो उसी को क्या बोलोगे आप, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इट इज अ फिनोमिना इन विच साउंड वेव रिटर्न बैक, जो आपकी साउंड वेव है वो रिटर्न बैक हो जाएगी टू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में बाय स्ट्राइकिंग, किसी सरफेस से टकराकर। कौन से सरफेस से टकराएगी, हार्ड और प्लेन सरफेस। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए आपको एक एग्जांपल बताता हूं, या फिर एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि आपका ये कोई सरफेस है, या आपका कोई सरफेस है। अब सरफेस कैसा है, आपका हार्ड है, जिसका नाम आपने दे दिया वॉल। ये क्या आपकी एक दीवार है, मूवी देखी है ना, काफी अच्छी है। तो ये आपका क्या है, एक हार्ड सरफेस। तो यहां पे आपकी कोई वेव आई, यहां पे क्या आई, आपकी कोई साउंड वेव आई। यहां पे कोई पर्सन है, उसने आवाज लगाई। यहां पे कोई पर्सन है, उसने आवाज लगाई। जब उसने आवाज लगाई तो यहां से एक वेव निकली, टिक 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 टिक, और यहां पे टकराई। अब टकराने के बाद ये आगे एब्जॉर्ब तो होगी नहीं, ये वापस लौट के आ गई, झियो। ठीक है, वापस लौट के आई। अब देखो वापस कैसे लौट के आएगी। सबसे पहले ये आपका जो सरफेस है ना, सरफेस पे आप एक 90 डिग्री का एंगल बनाना। ये आपका सरफेस है ना, तो इस सरफेस पे आपने क्या बनाई, एक नॉर्मल। सरफेस पे आपने क्या ड्रॉ की, एक नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्या होगी, आपके सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। नॉर्मल क्या करेगी, आपके सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कौन से सरफेस पे, जहां से लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो जो लाइट आएगी उसका नाम क्या होगा, इंसिडेंट साउंड वेव। जो वेव आपकी आएगी उसका नाम क्या होगा, इंसिडेंट साउंड वेव। ठीक, जो आपने इस वाले सरफेस पे 90 डिग्री वाली लाइन बनाई है उसको क्या बोलोगे आप, नॉर्मल। अब यहीं पे आपकी लाइट वापस रिटर्न बैक हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो जो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होगी इसे क्या बोलोगे आप, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। इसे क्या बोलोगे आप, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। बताओ क्लियर है कि नहीं, एकदम झक्कास तरीके से, बिल्कुल एकदम बढ़िया। चलो, तो यहां पे क्या होगी, आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, तो एक साउंड वेव आई, उसी मीडियम में वापस लौट के आ गई। ठीक है, अब देखो इंसिडेंट वेव के साथ और जो आपका नॉर्मल है, इसके साथ जो एंगल बनेगा, इस एंगल को आप बोलोगे एंगल आई। क्या बोलोगे इसे, एंगल आई। और जो एंगल आपका रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के साथ बनेगा इसे बोलोगे एंगल आर। इसे क्या बोलोगे, एंगल आर। अब देखिएगा एंगल आई का नाम क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस सॉरी बच्चों। ठीक, एंगल आर क्या होगा आपका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर है। तो ये होगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक साउंड वेव आई, जो साउंड वेव आएगी उसका नाम क्या होगा, इंसिडेंट साउंड वेव। अब जो साउंड वेव आपकी जाएगी इसे क्या बोलोगे, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। अब आपने सरफेस पे क्या बनाई, एक नॉर्मल बनाई। जैसे ये 90 डिग्री वाली आपने एक लाइन बनाई तो जो 90 डिग्री की लाइन है उसे क्या बोलोगे आप, नॉर्मल। ठीक,
इंसिडेंट और नॉर्मल के साथ जो आपका एंगल बनेगा इसे क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जो आपका रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के साथ बनेगा उससे क्या बोलोगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल झक्कास तरीके से, देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से होगा। एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एकदम क्लियर। चलो अब हम यहां पे देखने वाले हैं कुछ लॉ, तो एक बार इसको नोट करिएगा, जल्दी करिए, हो गया होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अब आपके कुछ नियम है, वो नियम आपको मानने पड़ेंगे। अगर आपको देश में रहना है तो आपको नियम मानने पड़ेंगे। सेम यहां पे भी है, अगर कहीं पर रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दिया तो रिफ्लेक्शन के कुछ ना कुछ आपके नियम होंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है देखिएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड के मतलब साउंड वेव जब आपकी रिफ्लेक्ट होगी तो कौन कौन से लॉ आपके फॉलो होंगे। पहला लॉ आपका है, फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हमेशा इक्वल होना चाहिए। ये वाला एंगल जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका हमेशा इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल ऑफ आर के। बताओ ये चीज क्लियर है, पहला लॉ क्लियर। देखो सेकंड लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल रे, या फिर नॉर्मल बोलो, नॉर्मल आर लाई इन आ सेम प्लेन। ये आपकी कहां पे लाई करेगी, सेम प्लेन में। अब ये सेम प्लेन का मतलब क्या है देखिएगा, जैसे कि देखो ये वाली वेव किस पे आई आपकी, व्हाइट बोर्ड पे आई और व्हाइट बोर्ड पर ही चली गई। क्या ऐसा थोड़ी ना कि यहां से आई और चली इधर गई, ऐसे तो नहीं आई ना। देखो आ कहां पे रही है, व्हाइट बोर्ड पे, जा भी कहां पे रही है, व्हाइट बोर्ड पे ही। तो उसका मीडियम या फिर प्लेन कैसा, सेम है ना, प्लेन तो सेम है ना, है कि नहीं बताओ। देखो इसी प्लेन पे आई, इसी प्लेन पे चली गई, क्या इसने अपने एंगल वगैरह चेंज किए, क्या ऐसा हुआ कि लाइट ऐसे चल रही थी रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गई हो, ऐसे तो नहीं आई ना, ऐसे चली गई उसी प्लेन पे वापस रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पे जो आपका प्लेन है वो कैसा होगा, सेम। अब देखो इस प्लेन को आपके एनसीईआरटी बुक में कैसे एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि आप एक डायग्राम को देखना, आपके सामने एक इमेज दिखाई दे रही होगी, देखो वहां पे एक टेबल बनी हुई है, जैसे कि देखो ये है, ये आपकी ये देखो इस टाइप से क्या आपकी ये टेबल है, यही है ना। यहां से आपकी वेव आ रही है, कड़क कड़क, अरे भाई चलो, यहां से लाइट आई, सॉरी लाइट नहीं साउंड, यहां से साउंड आई, रिफ्लेक्ट हुई, इधर चली गई, मतलब चलेगी कहां पे, वो पेपर पे। ऐसा नहीं है कि साउंड आपकी आ इस पेपर पे रही है, जा ऊपर रही है, ठीक है, प्लेन चेंज नहीं होगा, प्लेन आपका हमेशा कैसा रहेगा, सेम। अगर आपकी इंसिडेंट वाली बोर्ड पे चल रही है तो रिफ्लेक्टेड वाली भी कहां पे चलेगी, बोर्ड पर ही चलेगी। तो इनका जो प्लेन है वो कैसा होगा आपका, सेम, और नॉर्मल भी क्या होगा आपका, इसी प्लेन पर बनेगा। तो ये आपके कुछ लॉ है, तो जल्दी से इनको नोट करिएगा अपनी कॉपी के अंदर, बिल्कुल झक्कास तरीके से करो इसे। देखो इंटरेस्ट बनाना चाहिए रे। चलो हो गया होगा ना एकदम, किमचू किमचू किमचू, टिक डिक टिक डिक टिक डिक, ओहो हो, अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इको। क्या है रे, इको। तो अब हम बात करने वाले हैं इको के बारे में। इको गाड़ी नहीं है यहाँ पे, इको आपका एक, इको क्या है आपका, एक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखो इको आपने सुना होगा, गूंज, जैसे कि आपने सुना होगा कुछ पिक्चर वगैरह या फिर मूवी वगैरह में देखा होगा, जब हीरो अपनी हीरोइन का नाम लेता है, अगर वो पहाड़ वाले इलाकों में है तो उसका नाम क्या गूंजेगा। जैसे किसी ने नाम लिया, क्या नाम लिया, जैसे कि देखो नाम आपका, भाई लड़की का नाम याद नहीं आ रहा, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो जैसे देखो किसी ने बोला खुशबू, खुशबू खुशबू खुशबू, तो 3-4 बार क्या होगा, वो आपको नाम क्या होगा, सुनाई देगा। ऐसा क्यों होता है, पहाड़ वाले इलाकों में, माउंटेन्स वाले इलाकों में क्या होगा, आपकी जो साउंड है वो क्या होगी, बार बार क्या होगी आपकी, रिफ्लेक्ट होके आएगी। अब जो आपकी साउंड है वो रिफ्लेक्ट होके क्यों आती है, ड्यू टू इको। इको क्या होता है आपका, किसी साउंड का रिफ्लेक्ट होना। तो एक ही आवाज जब आपको बार बार सुनाई दे तो समझ जाना वही क्या होगी आपकी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एक एग्जांपल, जिसको आप क्या बोलोगे, इको। तो इको का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक, तो इसकी डिफाइन लिखिएगा, इको क्या होगा, इट इज द रिफ्लेक्शन
reflection of sound, it is the reflection of sound by the hard surface, by the hard surface, it is the reflection of sound. ये क्या होगी आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बाय द हार्ड सरफेस। अब ये हार्ड सरफेस आपका क्या हो सकता है, माउंटेन्स हो सकती हैं, माउंटेन्स हो सकती हैं आपकी, ठीक है, क्लिफ हो सकती हैं आपकी चोटियां, नेक्स्ट आपकी क्या हो सकती है, वॉल हो सकती है आपकी, दीवार वगैरह भी हो सकती है, जहां से आपकी क्या होगी, आपकी साउंड रिफ्लेक्ट हो जाएगी या फिर आपकी रिपीट होगी। तो इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बाय द हार्ड सरफेस। जब आपकी साउंड किसी हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आती है ना, तो उसी को क्या बोलोगे आप, इको। जब एक आवाज आपको बार बार सुनाई दे, जब आपको एक आवाज बार बार सुनाई दे वही वाली, और पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में से कट हो गई। अगर आपने कुछ बोला है तो वो पूरा वर्ड आपको कंप्लीट सुनाई देना चाहिए। जैसे कि आपने बोला राम, तो आपको पूरा कंप्लीट राम सुनाई देगा, राम राम राम, और धीरे धीरे उसकी जो इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी, कम। अगर आपको ऐसा कहीं मिल रहा है तो आप समझ जाना कि वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, इको। अब इको की क्या होंगी, कुछ ना कुछ कंडीशन होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आपने क्लास में कुछ बोला, क्लास में आपकी इको प्रोड्यूस होगी, क्या क्लास में इको बन सकती है, बन सकती है, बस उसकी जो कंडीशन है वो आपकी क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। अब देखो कुछ आपकी कंडीशन है जब आपकी इको प्रोड्यूस होगी, मतलब आप कैसे पहचानोगे कि आपकी इको प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि आप आगे चल के एक शब्द और सुनोगे, रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन। अब देखो रिवर्बरेशन क्या होता है वो आगे चल के सीखोगे, तो आपको पहले पहचानना तो आना चाहिए ना, आप कौन कौन सी कंडीशन है जिनके थ्रू आप पहचान सकते हो कि आपकी इको प्रोड्यूस हो रही है। देखो पहली कंडीशन आपकी, फर्स्ट कंडीशन, द टाइम गैप, द टाइम गैप बिटवीन, टाइम गैप बिटवीन, टाइम गैप बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड एंड रिपीटेशन ऑफ साउंड, रिपीटेशन ऑफ साउंड इज ग्रेटर, इज इक्वल और ग्रेटर देन 1/10 सेकेंड। देखो जैसे ही आपने कुछ बोला वो वापस से रिफ्लेक्ट होकर आपको वही आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन अगर वो आपकी साउंड 1/10 सेकेंड के बाद सुनाई दे रही है तो समझ जाना इको है। अगर वो 1/10 सेकेंड से पहले सुनाई दे रही है तो आपका क्या होगा, रिवर्बरेशन। काफी अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखो। जैसे मैंने कुछ बोला राम, अब वो आवाज मेरे को दोबारा से सुनाई देगी ना, रिफ्लेक्ट हो रही है ना, इको है। अब देखो जब वो दोबारा से सुनाई देगी तो जब मैंने बोला और उसका रिपीटेशन के साउंड के बीच का जो गैप है, टाइम गैप कितना होना चाहिए, 1/10 सेकेंड, या तो 1/10 या फिर आप इसको सिंपल क्या बोलो 0.1 सेकेंड, या तो 0.1 सेकेंड होना चाहिए या फिर 0.1 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए, तो आपकी इको प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज आपकी इको प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर आपको वही नाम, अगर आपको वही नाम 0.1 सेकेंड से पहले सुनाई दे रहा है तो समझ जाना वो आपकी इको नहीं है, वो क्या होगा, आपका रिवर्बरेशन। ये आपने देखा होगा गूंज, इसको आप क्या बोलते हो, गूंज बोलते हो। जैसे आपका कोई खाली कमरा है, अगर आप एम्प्टी रूम में जाओगे वहां पे कुछ बोलोगे तो वहां पे आपकी आवाज क्या होती है, बार बार सुनाई देती है, लेकिन उसे आप इको नहीं बोलोगे, वो आपका इको नहीं है, वो आपका क्या हुआ, रिवर्बरेशन। क्योंकि वहां पे जो आपका साउंड गैप है वो 0.1 सेकेंड से कैसा होता है, कम होता है। तो इस पॉइंट को आपको हल्का सा क्या रखना होगा, यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि इको कब प्रोड्यूस होगी, जब आपका सोर्स ऑफ साउंड, जब आपने बोला और वहां से आपकी साउंड रिपीट हुई, उसके बीच का जो टाइम गैप है वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड, या तो 0.1 सेकेंड के इक्वल होना चाहिए या फिर 0.1 सेकेंड से ज्यादा। अगर आपको वही साउंड रिपीट होकर 0.1 सेकेंड से पहले आ रही है तो आपका इको नहीं होगा, वो क्या होगी, आपकी रिवर्बरेशन। क्लियर है। सेकेंड है आपका, सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्स्टेकल्स, या फिर हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड हार्ड सरफेस इज मिनिमम, इज, या फिर मिनिमम डिस्टेंस इज 17.2 मीटर। यहां पे लिख देना आप मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। अब देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझना। जैसे कि ये आपकी माउंटेन है, आप यहां पर हो, आपने यहां से कुछ बोला, आपने यहां से क्या निकाली, कुछ आवाज निकाली, ठीक है। तो आपके आवाज मतलब जो सोर्स ऑफ साउंड है, साउंड यहां से निकल रही है ना, तो यहां से लेके माउंटेन तक की, यहां से क्या होगी, आपकी साउंड रिफ्लेक्ट होगी, यही है ना। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या होनी चाहिए, 17.2 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए,
ठीक है, तो जो ये आपकी डिस्टेंस है वो 17.2 मीटर से कैसी होनी चाहिए, ज्यादा। मतलब यहां से आवाज आ रही है, सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्स्टेकल्स के बीच की डिस्टेंस 17.2 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपकी इको प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज आपकी इको प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर आप एम्प्टी रूम के अंदर जाओगे तो एम्प्टी रूम आपका ऐसा तो नहीं है 17.2 मीटर का होगा, उससे कम होगा ना। 17.2 मीटर आपका काफी लॉन्ग डिस्टेंस हो गई, आपका रूम इतना लंबा नहीं होगा, ठीक है। तो रूम के अंदर तो आपकी इको बनी नहीं सकती, सिंपल है। वहां पे क्या बनती है आपकी गूंज, जिसको आप क्या बोलोगे, रिवर्बरेशन। क्लियर है। तो जो आपका सोर्स ऑफ साउंड है और जो आपकी ऑब्स्टिकल्स है, जहां से साउंड आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 17.2। या तो 17.2 हो या फिर 17.2 से ज्यादा हो। बस ध्यान से सुनते जाना एक एक पॉइंट को, जब तक नहीं सुनोगे जब तक नहीं आएगा। उनका जो टाइम का गैप है वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड के इक्वल या फिर उससे ज्यादा तो हो सकती है। उनके बीच की डिस्टेंस सोर्स ऑफ साउंड और जहां से साउंड आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम से कम कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर या फिर 17.2 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट। दो पॉइंट और हैं, उन्हें भी ध्यान से देखिएगा, तभी आपकी इको बनेगी, नहीं तो आपकी इको गाड़ी चली जाएगी घूमने। थर्ड पॉइंट आपका साइज ऑफ ऑब्स्टिकल्स। अब देखो ऑब्स्टिकल्स क्या होते हैं, ऑब्स्टिकल्स आपके वही हैं जहां से साउंड आपकी रिफ्लेक्ट होगी, माउंटेन्स हो गए, क्लिफ हो गई, वॉल हो गई, ठीक है, यही सब क्या होते हैं आपके ऑब्स्टिकल्स। तो जहां से आपकी साउंड रिफ्लेक्ट होगी उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलोगे आप, ऑब्स्टिकल्स। जहां से आपकी साउंड रिफ्लेक्ट होगी उसको ही क्या बोलोगे आप, ऑब्स्टिकल्स। बताओ क्लियर है। तो साइज ऑफ ऑब्स्टिकल्स इज लार्ज, विल बी लार्ज, मतलब जहां से आपकी साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है उसका साइज आपका कैसा होना चाहिए, काफी बड़ा होना चाहिए। जैसे कि आपकी वॉल है, ये आपकी काफी बड़ी होनी चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ सोर्स ऑफ साउंड। जैसे यहां से आपकी साउंड आ रही है, ठीक है, तो साउंड के कंपैरिजन में जहां से साउंड आपकी रिफ्लेक्ट होगी, जैसे मान के चलो यहां से आपकी साउंड क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका जो साइज है, ऑब्स्टिकल का साइज है, आपकी माउंटेन भी हो सकती है, क्लिप भी हो सकती है, वॉल भी हो सकती है, तो उसका जो साइज है वो कैसा होना चाहिए, काफी बड़ा होना चाहिए, तभी आपकी क्या होगी, इको प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज इको प्रोड्यूस नहीं होगी। तो सोर्स ऑफ साउंड के कंपैरिजन में जो आपका हार्ड सरफेस है या फिर ऑब्स्टिकल्स हैं, उनका जो साउंड है वो उनका जो साइज है वो कैसा होना चाहिए, काफी ज्यादा बड़ा होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है, नेक्स्ट आपकी कंडीशन 4, नेचर ऑफ ऑब्स्टिकल्स। नेचर ऑफ ऑब्स्टिकल्स मतलब जहां से आपकी साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है, जहां से आपकी साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है वो ऑब्स्टिकल आपके कैसे होने चाहिए, हार्ड होना चाहिए, मतलब काफी ज्यादा मजबूत होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, ताकि वहां से आपकी साउंड इजीली क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, ना कि एब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि कुछ चीजें क्या कर सकती है, साउंड को एब्जॉर्ब भी कर लेती हैं, रिफ्लेक्ट करेंगे नहीं। जैसे आपके कपड़े हो गए, कपड़े क्या करते हैं आपकी साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये क्या करेंगे, साउंड को एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे, साउंड को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक, तो वहीं पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपको इको प्रोड्यूस करवाना है, जैसे कि सामने आपकी कोई माउंटेन है, अब माउंटेन तो काफी ज्यादा कैसी होंगी, आपकी रिजिड होंगी, इजीली क्या होगा, साउंड वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे आपकी वॉल है, दीवार है, दीवार भी आपकी कैसी होगी, काफी ज्यादा मजबूत होगी, तो वहां से भी आपकी साउंड इजीली रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां से साउंड आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है वो चीज आपकी कैसी होनी चाहिए, काफी ज्यादा हार्ड होनी चाहिए। तो नेचर ऑफ ऑब्स्टिकल कैसा होना चाहिए, हार्ड एंड रिजिड। ठीक है, नेचर ऑफ ऑब्स्टिकल्स इज, जो नेचर ऑफ ऑब्स्टिकल्स है जहां से आपकी क्या होगी, साउंड रिफ्लेक्ट होगी, वो आपका कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए एंड रिजिड होना चाहिए। बताओ ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं, इजीली बढ़िया तरीके से। 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट यदि आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी इको प्रोड्यूस होगी। ठीक, साउंड गैप मतलब सोर्स ऑफ साउंड और रिपीटेशन ऑफ साउंड के बीच का गैप 0.1 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपकी इको मानी जाएगी, अदरवाइज रिवर्बरेशन। नेक्स्ट आपका सोर्स ऑफ साउंड और जहां से साउंड आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है उनके बीच की डिस्टेंस कम से कम कितनी होनी चाहिए, 17.2 या फिर उससे ज्यादा। साइज ऑफ ऑब्स्टिकल्स बहुत बड़े होनी चाहिए, जहां से भी आपकी साउंड रिफ्लेक्ट होगी वापस लौट के आएगी वो चीज आपकी कैसी होनी चाहिए, काफी ज्यादा बड़ी। जैसे मैंने कुछ बोला हो, यहां से साउंड वापस लौट के आई तो ये आपकी कैसी होनी चाहिए, काफी बड़ी। अभी इतनी बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी होनी चाहिए, वहां से लेके यहां तक ऐसा। नेक्स्ट आपका नेचर ऑफ ऑब्स्टिकल, जहां से आपकी साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है वो आपका काफी ज्यादा हार्ड होना चाहिए और रिजिड होना चाहिए। बताओ 4 पॉइंट आपको क्लियर है कि नहीं, जल्दी से याद कर डालो भाई, अभी से अभी के अभी याद करो, करिएगा ऐसे। हो गया, चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन से एनिमल्स हैं या फिर कहां कहां पर आपका इको यूज होता है।
देखो इको को कौन कौन यूज कर सकते हैं, पॉइंट नोट डाल के लिखना। इको कैन बी यूज्ड, या फिर ये लिखो इको यूज बाय फिशरमैन। जो भी मछली पकड़ने जाते हैं ना वो किसका यूज करते हैं, इको का। मतलब वो क्या करेंगे, एक साउंड आवाज लगाएंगे। अगर आवाज आपकी जल्दी लौट के आ रही है तो समझ जाओ बीच में आपकी कोई मछली वगैरह है जिन्हें आप इजीली पकड़ सकते हो। तो फिशरमैन आपका इसका यूज करते हैं इको का। सेकंड आपके कौन यूज करते हैं इको का, बैट, चमगादड़ हो गई आपकी। नेक्स्ट आपकी डॉल्फिन्स हो गई। डॉल्फिन्स भी क्या करती हैं आपकी इको का यूज करती हैं। ठीक है, वो कैसे करती है इतना तो आपका डिटेल में नहीं है, बस इतना याद रखो कि इको कौन कौन यूज कर सकता है। मतलब इको इज यूज्ड बाय बैट्स हो गई, फिशरमैन हो गए, डॉल्फिन्स हो गई। क्लियर, जल्दी से नोट करिएगा इसको। ठीक, तो यहां पे अब आपका इको फिनिश होता है। इको की आपकी कंडीशन हो गई। इको क्या होता है, जब आपकी साउंड क्या होगी, एक बार रिपीट होके आ जाएगी। अब देखो हम पढ़ने वाले रिवर्बरेशन। अभी मैंने आपको हल्का सा नाम बताया था रिवर्बरेशन। जब उसका 0.1 सेकंड से पहले ही आपको आवाज सुनाई दे जाए तो उसे किस में रखेंगे, रिवर्बरेशन में, ना कि इको में। अब ये रिवर्बरेशन क्या होता है, रिवर्बरेशन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन एन ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम आपने देखे होंगे, जैसे आपके सिनेमा हॉल्स हो गए, या फिर जहां पे बड़े बड़े लोग आपकी स्पीच देते हैं, वहां पर आपके काफी सारे लोग बैठे होते हैं, वो आपका ऑडिटोरियम हो गया। ठीक, तो ऑडिटोरियम इज द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। देखो सिंपल रिवर्बरेशन क्या होता है, जब आपकी साउंड जल्दी जल्दी रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आएगी, 0.1 सेकंड से पहले ही आपकी आवाज आ जाएगी, तो उसी को क्या बोलोगे, रिवर्बरेशन। जैसे कि आप एक कमरे के अंदर गए, एक रूम के अंदर गए, रूम आपका कैसा है, बिल्कुल एम्प्टी है, आपने ये देखा होगा। अब खाली रूम के अंदर यदि आप बोलोगे तो आपको क्या होगा, आपकी आवाज काफी जल्दी जल्दी सुनाई देगी। ठीक है, आप बोलते जाओगे, आपकी आवाज आती जाएगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि सामने वाला इंसान बोल क्या रहा है। एटलीस्ट आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि आपने क्या बोला, आपको सुनाई नहीं देगा। मतलब जितनी भी साउंड है वो आपस में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। जब पूरी खिचड़ी पक जाए ना साउंड की, तो उसी को क्या बोलोगे आप, रिवर्बरेशन। इको में आपको साफ साफ सुनाई देगा कि आपने क्या बोला, वही साउंड आपकी कंप्लीट रिपीट होके आएगी। जबकि रिवर्बरेशन में ऐसा नहीं है, आपकी साउंड आप बोलते जाओगे, साउंड आपकी रिपीट होती जाएगी और मिक्स होती जाएगी एक दूसरे के अंदर, तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आपने बोला क्या हुआ, कुछ नहीं। उसी को क्या बोलोगे आप, गूंज या फिर रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन में क्या होगा, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन एन ऑडिटोरियम इज द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शन। जब आपके बार बार रिफ्लेक्ट होगी साउंड, वो आपस में मिक्स हो जाएगी एक। और परसिस्टेंस, जैसे कि इको के लिए क्या था, इको के लिए एक फिक्स्ड डिस्टेंस थी 17.2, लेकिन रिवर्बरेशन के लिए ऐसा नहीं है। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जहां पे साउंड पड़ेगी वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने कुछ बोला, मैंने यहां पे बोला तो यहां से साउंड आपकी रिफ्लेक्ट होगी। सामने आपका कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से भी साउंड आपकी रिफ्लेक्ट होगी। सामने मेरा मोबाइल फोन है या फिर कैमरा लगा हुआ है, तो वहां से भी आपकी क्या होगी, साउंड रिफ्लेक्ट होगी। अब चारों तरफ से आपकी साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो आपस में क्या होगी, मिक्स हो गई। पता ही नहीं चला कौन सी साउंड मैंने बोला, क्या आपको सुनाई दिया। क्लियर है कि नहीं। हो सकता है तो मैं एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप लगा दूंगा जिससे आप इजीली पहचान लोगे कि रिवर्बरेशन क्या होता है और इको आपका क्या होता है। कोशिश करूंगा कि लगा दूं। तो यही होता है आपका रिवर्बरेशन। तो यही क्या होगा आपका, रिवर्बरेशन। बताओ क्लियर है कि नहीं। रिवर्बरेशन का मतलब क्या होगा, एक ही साउंड आपकी बार बार सुनाई दे जाना और पूरी साउंड आपकी आपस में मिक्स हो जाना, आपको समझ में ना आना कि आपने क्या बोला, तो इसी को बोलते हैं हम रिवर्बरेशन। तो ये आपके लिए क्या होता है, काफी ज्यादा बेकार होती है। आप चाहते नहीं हो कि आपकी साउंड मिक्स हो जाए। अब आपको स्पीच दे रहे हो किसी ऑडिटोरियम में, आपने कोई स्पीच दी, कहाँ पे, ऑडिटोरियम के अंदर। तो वहां पे यदि मान के चलो आपकी साउंड है आपस में मिक्स हो रही है, गूंज रही है, क्या सामने वाले को आपकी स्पीच समझ में आएगी? क्या सामने वाले को आपकी स्पीच समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो वहां पे तो आपकी प्रॉब्लम बनेगी ना। तो रिवर्बरेशन एक टाइप की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए या फिर इसको रिड्यूस करने के लिए आप चाहते हो कि साउंड आपकी रिपीट ना हो, आपकी साउंड रिफ्लेक्ट ना हो, तो उसको रोकने के लिए आप क्या लगाओगे, इसकी रिमेडी क्या है, मतलब इससे बचने के लिए आप क्या लगाओगे कि आपकी साउंड आपकी गूंजे ना। तो उसकी गूंज को कम करने के लिए या फिर साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, रिमेडी क्या है इसकी, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो यहां पे आप लगाओगे साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, जो क्या कर सकते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो साउंड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं उन्हीं क्या बोलोगे, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। अब कौन कौन से मटेरियल है साउंड को एब्जॉर्ब करेंगे, जो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। अब जब रिफ्लेक्ट साउंड होगी नहीं, क्या रिवर्बरेशन पॉसिबल है? नहीं।
रिवर्बरेशन कब होगा? जब साउंड आपकी रिफ्लेक्ट होके आएगी। अगर वहां पे हमने ऐसे मटेरियल लगा दिए उस साउंड को एब्जॉर्ब कर जाए, क्या साउंड आपकी रिफ्लेक्ट होगी? नहीं होगी। जब आपकी साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो वहां पे आपका रिवर्बरेशन पॉसिबल है क्या? नहीं। हो सकता है यहां से आपको हल्का सा रिवर्बरेशन और इको में डिफरेंस आया होगा। इको में आपको कंप्लीट साउंड सुनाई देगी, रिवर्बरेशन में आपकी सभी साउंड आपस में मिक्स हो जाएंगी, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि आपने क्या बोला और सामने वाले ने क्या सुना। ठीक, अब कौन कौन से मटेरियल है? जैसे कि आपके क्लॉथ्स हो गए, कपड़े, ठीक है, कौन से? कॉटन के, वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं? साउंड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कॉटन हो गई, ये भी क्या करती है? आपकी साउंड को एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे पैड्स, नेक्स्ट आपके कर्टेन, ये सभी क्या करते हैं? आपके साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट आपके सूटेबल मटेरियल, जो जनरली किसके लिए बनाए जाते हैं? आपके ऑडिटोरियम वगैरह में लगे होते हैं, ये सब मटेरियल आपके वहां पे पाए जाएंगे, ताकि साउंड आपकी ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए और साउंड आपकी ज्यादा से ज्यादा रिपीट ना हो। इसको रोकने के लिए सूटेबल मटेरियल का यूज किया जाता है ताकि आपकी साउंड ज्यादा एब्जॉर्ब ना हो। नेक्स्ट आपके सोफा सेट हो गए, ठीक है, उसमें क्या होता है? काफी ज्यादा कॉटन टाइप का होता है ना, तो वो भी क्या करते हैं? काफी ज्यादा साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसकी वजह से साउंड आपकी रिपीट होगी नहीं। जब साउंड आपकी रिपीट नहीं होगी तो रिवर्बरेशन भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसे नोट करिएगा। हो गया होगा? चलिए अब कुछ एप्लीकेशन है जिन्हें हम देख लेते हैं। चल देखिएगा, नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के क्या क्या फायदे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के क्या क्या फायदे हैं? देखो, पहला आपका है स्पीकर, फर्स्ट है आपका स्पीकर और मेगाफोन। जितने ही मेगाफोन्स होते हैं उन सब में किसका यूज होता है? आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। जितने ही मेगाफोन्स होते हैं उन सभी में किसका यूज होगा? आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। देखो कैसे, ये आपका मेगाफोन है, ऐसे इसी टाइप का होता है ना, इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, ये आपके मेगाफोन है। यहां से आपकी आवाज आई तो अभी इसका एम्पलीट्यूड कैसा है? यहाँ पे, अब देखो यहां से साउंड निकली, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे वापस आई, फिर ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, फिर ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस टाइप से रिफ्लेक्ट होके आप देख रहे हो कि इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? देखो इसका एम्पलीट्यूड कैसा था? कम, इसका एम्पलीट्यूड कैसा हो गया? ज्यादा, और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका? और ज्यादा हो गया। तो मेगाफोन में क्या होता है? आपका जो आपकी साउंड वेव है वो आपकी रिफ्लेक्ट होंगी। जब साउंड वेव आपकी रिफ्लेक्ट होंगी तो धीरे धीरे उनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब एम्पलीट्यूड आपका इंक्रीज होगा तो उसकी लाउडनेस भी कैसी होगी? ज्यादा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा एक बार, उसमें आपको बताया गया है कि लाउडनेस क्या होती है, पिच क्या होती है, टिम्बर क्या होती है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो उन सब में ये चीजें बताई गई हैं। तो स्पीकर और मेगाफोन्स में क्या होगा? आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज होता है, जिसके थ्रू आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपकी लाउडनेस ज्यादा हो जाएगी। तो पहला यूज हो गया आपका स्पीकर और मेगाफोन्स। सेकंड आपका स्टेटो, स्पेलिंग चेक कर लेनी चाहिए, सही तो है, स्टेटोस्कोप। अब देखो स्टेटोस्कोप में भी आपका किसका यूज होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। स्टेटोस्कोप में भी किसका यूज होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साइड में आपकी इमेज दिख रही होगी, जैसे कि आपका पाइप है, ये किसका पाइप है? आपका स्टेटोस्कोप का। अब साउंड वेव आपकी यहां से आई, यहां पे आपका वो होगा जो यहां पे रखते हैं, ठीक है, और यहां पे क्या होंगे? आपके दो कान में लगाने वाले होंगे, इस टाइप का आपका क्या होगा? स्टेटोस्कोप। तो यहां से आपकी साउंड आई, ये क्या होगी? यहां से रिफ्लेक्ट होगी, टिक डिक 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 डिक। तो साउंड क्या हो रही है? यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट होके कहां आ रही है? आपके कानों के अंदर। सेम यहां पे कहां पे आएगी? आपके ईयर के अंदर, ठीक है। ये कहां पे होगा? आपका चेस्ट पर। ये कहां होगा? आपका चेस्ट। तो ये भी क्या होगा? आपका एक एग्जांपल है किसका? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, जहां पे क्या होगी? आपकी साउंड रिफ्लेक्ट होगी। साउंड क्या होगी? आपकी रिफ्लेक्ट होगी ना। एक बार अपनी बुक से पढ़ के देख लेना, काफी सब सेम चीजें हैं। तो आपका स्पीकर हो गया, मेगाफोन्स हो गया, या फिर आपके स्टेटोस्कोप हो गया, जहां पे आपका क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज होगा। करिए इसे। तो अब हम करने वाले हैं सोनार। सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग, रेंगिंग ये आपकी इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। काफी अच्छे से आपको ये पढ़ना है। सोनार क्या होता है? सोनार आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से, जो आपका किसके अंदर लगा होगा? शिप्स के अंदर लगा होता है। शिप जो पानी वाले जहाज होते हैं ना,
उसके अंदर ये आपका लगा होगा। तो सोनार की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो टू लोकेट द रॉक्स। ऐसा तो नहीं हमारा शिप चल रहा है, जहाज चल रहा है, आगे चल के कोई रॉक है, अब ऐसा तो है नहीं कि वहां पे दिखाई देगा, रॉक काफी दूर है ना तो दिखाई नहीं देगा। अगर मान लो रॉक आपका पानी के अंदर है तो दिखाई कैसे देगा, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर क्या भेजोगे, सोनार। उस सोनार डिवाइस की हेल्प से आप इजीली पता लगा पाओगे कि आगे आपका कोई ऐसा ऑब्स्टेकल्स तो नहीं है जिससे आपका शिप टकरा जाएगा। पता चला टकरा गया, आइसबर्ग, कहीं ऐसा तो नहीं है बर्फ का टुकड़ा हो वहां पे कोई बड़ा जो हमारे शिप से कोलाइड कर जाओ, शिप आपका टूट जाए, जो आपका टाइटैनिक के साथ हुआ था, क्योंकि पहले सोनार नहीं चलता था ना, अब तो चलने लग गया। एंड सबमरीन, अगर मान के चलो पानी के नीचे आपकी सबमरीन चल रही है, चेक कैसे करें कौन सी जगह पे आपकी सबमरीन है, तो किसकी हेल्प से पता लगाओगे, सोनार की हेल्प से। नेक्स्ट आपकी डेप्थ ऑफ सी, अगर मान के चलो आपको समुद्र की या फिर सी की गहराई को चेक करना है कि सी आपका कितना गहरा है, तो ये आप किसकी हेल्प से चेक करोगे, सोनार की हेल्प से। अब देखो चेक कैसे करेंगे, सोनार का काम क्या होता है, समुद्र के अंदर किसी रॉक, आइसबर्ग, सबमरीन या फिर समुद्र की या फिर सी की गहराई को चेक करने के लिए आप किसका यूज करोगे, सोनार का। किसका यूज करोगे, सोनार डिवाइस का, जिसकी फुल फॉर्म क्या होगी, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। करिएगा इसको नोट डाउन। तो ये तो होता है आपका सोनार, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ये पता कर सकते हो कि कौन सी जगह पे रॉक है, कौन सी जगह पे आपका आइसबर्ग है, मतलब बर्फ का आपका कोई पहाड़ वगैरह है, या फिर आपकी सबमरीन है। क्लियर है। अब देखो चेक कैसे करोगे, ये आपको काफी अच्छे से समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये आपका शिप है, ये आपका शिप है, टिक डिक 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 डिक, ठीक। हो जैसे कि देखो यहां पे आपकी कोई सबमरीन वगैरह या फिर कुछ भी हो सकता है, सबमरीन ही है। अब देखो यहां पे आपका सोनार लगा हुआ है, इस सोनार ने अपने अंदर से क्या भेजी, एक साउंड वेव, क्या फेंकी, साउंड वेव। अब ये साउंड वेव आपकी रिफ्लेक्ट होके आ गई। अब सोनार क्या बताएगा यहाँ पे, इसकी डिस्टेंस क्या मेजर करके आती है, डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आपकी निकल के आ गई 2000 किलोमीटर। कितना निकल के आया, 2000 किलोमीटर। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जो शिप में बैठा हुआ है, ये आपकी शिप है, इस शिप को पता है कि इसकी जो सी है ना, जैसे कि ये आपका पूरा नीचे वाला लेयर, जो समुद्र की बिल्कुल नीचे वाली लेयर है वो ये है, और जो शिप में बैठा हुआ है, जो शिप में बैठे हुए हो उन्हें पता है, मतलब जिसने सोनार भेजी है उन्हें पता है कि जो आपका समुद्र है वो कितना गहरा है, 5000 किलोमीटर। बात तो सही है। अब देखो सोनार ने मेजर कितना किया, 2000, एक्चुअल में कितना है, 5000। इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ तो है ना, तभी तो आपकी लाइट है वो आपकी जल्दी लौट के आ गई, वरना इसे कहां से लौट के आना चाहिए था, 5000 से। मतलब सोनार की हेल्प से कैसे पता किया, सोनार ने लाइट भेजी, वापस रिफ्लेक्ट होके गई, कितना टाइम लगा, कितनी स्पीड के साथ भेजी, तो वहां से आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस। जब हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट किया, डिस्टेंस कितनी आई आपकी, 2000 किलोमीटर, सही है। लेकिन जो आपकी सी की एक्चुअल डिस्टेंस है, डेप्थ है, वो कितनी आपकी 5000। इसका मतलब बीच में आपका कोई ना कोई ऑब्स्टिकल तो है ना, बीच में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सोनार की हेल्प से इजीली पता कर सकते हो कि समुद्र के अंदर कोई आपका ऐसा ऑब्स्टिकल्स तो नहीं है, ठीक। अब देखो ये पहाड़ के मतलब जो आपकी रॉक वगैरह है, जैसे देखो ये आपका है, यहां पे आपका कोई रॉक है जो पानी से क्या ढका हुआ है, दिख नहीं रहा, ऊपर से देखोगे दिखेगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर पानी है, लेकिन पानी के अंदर क्या बना हुआ है, आपका एक रॉक है। तो आप क्या करोगे, यहां से सोनार को भेजोगे। अगर ये सोनार आपकी लौट के आ गई, इसका मतलब आगे कोई ना कोई एक ऐसा हार्ड पार्टिकल है जो हमारे शिप को रोक सकता है। अगर सोनार वाली लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्ट कब होगा, जब आपका ऑब्स्टिकल्स कैसा होगा, काफी ज्यादा हार्ड होगा। अगर आपकी सोनार रिफ्लेक्ट होके आ गई, तो इसका मतलब आगे चल के कोई ना कोई आपका हार्ड पार्टिकल है जो हमारे शिप को क्या कर सकता है, रोक सकता है। या आपका कुछ भी हो सकता है, रॉक भी हो सकता है, आइसबर्ग भी हो सकती है। अब पानी के अंदर आपको दिखेगा थोड़ी ना ऊपर से देखने पे, लेकिन जब आपने सोनार को भेजा तो वो आपकी रिफ्लेक्ट हो गई, आ गई। इसका मतलब ये आपकी डिस्टेंस यहाँ पे मेजर हो गई 10 किलोमीटर, मतलब आपको पता चल गया 10 किलोमीटर आगे आपका कोई ना कोई रॉक पार्टिकल है जो हमारे शिप को रोक सकता है। तो पता चल गया, तो आगे से आपके क्या होंगे, सचेत होंगे, वो क्या कर सकते हैं, इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सोनार की हेल्प से रॉक के बारे में, आइसबर्ग के बारे में, या फिर सबमरीन के बारे में, या फिर समुद्र की गहराई भी चेक कर सकते हो। देखो कैसे, आपने यहां से सोनार की लाइट भेजी,
ये आपकी रिफ्लेक्ट होके आ गई। जितने यहाँ डिस्टेंस आपकी यहाँ पे ट्रेवल हुई वो डिस्टेंस आप मेजर कर लो, कितना आ गया 5000 किलोमीटर। तो आप क्या कर पाओगे, इसको इजीली मेजर कर पाओगे। यही है आपका सोनार का काम। ठीक, अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपका सोनार डिवाइस है वो वर्क किस प्रिंसिपल पे करता है। सोनार वर्क ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब जो आपका सोनार है वो किसके ऊपर वर्क करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। देखो लाइट आपकी रिफ्लेक्टेड हो, सॉरी बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्योंकि यहां पे क्या हो रही है आपकी साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर तो आ रही है, तो ये वर्क किसके ऊपर करेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर। तो ये आपका सोनार है। क्लियर है, आपको उम्मीद है क्लियर होगा कि सोनार में वर्क कैसे करता है। ये सोनार आपका कैसे चीजों को खोज लेता है आराम से। वो ओनली क्या करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। अगर डिस्टेंस कम निकल के आई इसका मतलब आगे कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है। अगर डिस्टेंस आपकी पूरी कंप्लीट निकल के आई इसका मतलब नीचे कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। और एक्चुअल डिस्टेंस उन्हें पता होगी क्योंकि चल रहे तो पता करके चलेंगे ही ना। तो यहाँ पे आपका सोनार वाला टॉपिक भी होता है कंप्लीट। अब ठीक, तो आज के टॉपिक के ऊपर लगाने वाले हैं अब हम कुछ न्यूमेरिकल। तो एक एक करके सभी न्यूमेरिकल को चेक कर लेते हैं। तो जो भी आपके न्यूमेरिकल होंगे किसके ऊपर होंगे, आपके इको के ऊपर या फिर सोनार के ऊपर होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो जल्दी से कर दीजिएगा उस क्वेश्चन को। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन देखिए, हो गया होगा। आंसर चेक करिएगा आप सभी बच्चे, आंसर तो चेक करना पड़ेगा ना। देखो आंसर क्या है इसका, अ बॉय, पहले क्वेश्चन पढ़ो। अ बॉय हियर द इको ऑफ हिज ओन वॉइस फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल आफ्टर 0.8 सेकेंड। मतलब कोई बच्चा है, उसने कुछ बोला तो उसको अपनी आवाज इको की फॉर्म में सुनाई दी। मतलब उसको अपनी आवाज की इको सुनाई दी कितने टाइम के बाद, टाइम कितना लगा 0.8 सेकेंड। ध्यान देना, टाइम कितना लगा 0.8 सेकेंड। अ बॉय हियर द इको ऑफ हिज ओन वॉइस, उसको अपने आवाज की इको सुनाई देती है फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल, काफी दूर आपकी क्या हिल है, पहाड़ है, वहां से आफ्टर 0.8 सेकेंड, कितने टाइम के बाद 0.8 सेकेंड। देखो 0.1 से तो ज्यादा ही है ना, ध्यान देना। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है एयर में 340 मीटर पर सेकेंड, यही है ना। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द बॉय, आपको क्या करना है, डिस्टेंस बतानी है। देखिए ये आपकी एक हिल है, ये क्या आपका हिल, यहाँ पे आपका बच्चा है, ठीक है। आपको क्या बताना है, इसके बीच की डिस्टेंस बतानी है। आपको क्या बताना है, इसके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो बताओ बच्चे के बीच में, हिल के बीच में कितनी डिस्टेंस है। आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या जब आपने कुछ बोला होगा तो साउंड गई होगी फिर वापस रिफ्लेक्ट हुई होगी, यही तो है ना। साउंड आपकी गई फिर वापस रिफ्लेक्ट हुई, साउंड आपकी गई फिर वापस रिफ्लेक्ट हुई। जब रिफ्लेक्ट होके आई होगी तो बताओ डिस्टेंस क्या हो गई होगी, यहाँ पे डबल। डिस्टेंस क्या हुई होगी आपकी, डबल हुई होगी। देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, डबल हो जाएगी, यानी 2x, यही होगा ना। देखो हिल की डिस्टेंस आपने कितनी मानी, x, मतलब बच्चे के बीच में हिल के बीच में डिस्टेंस x है, हमने माना। लेकिन जब आपकी साउंड गई होगी तो जाने की x, फिर आई भी तो रिफ्लेक्ट होके तो आने की x और x कितना हो गया 2x। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इको में हमेशा डिस्टेंस आपकी क्या होगी, डबल। इको के केस में डिस्टेंस आपको हमेशा क्या लेनी है, डबल, चाहे आपका सोनार का केस हो। क्योंकि जब आपकी साउंड गई तो वापस भी तो आएगी, तभी तो इको सुनाई देगी। तो जाने का डिस्टेंस आने का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला लगा दो। क्या लगाओगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी 2x, आपको क्या निकालना है यहाँ पे x। आपको फाइंड क्या करना है, चाइल्ड के बीच का और हिल के बीच की डिस्टेंस, मतलब आपको निकालना है x, ठीक है। स्पीड कितनी है 340, टाइम कितना है 0.8, यही है ना। चलिएगा x की वैल्यू कितनी आएगी 340 इंटू 0. डेसिमल हटाएंगे नीचे आपका 10 आ जाएगा, 2 आपका डिवाइड में, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कटेगा ये कितना 4 टाइम्स, ये आ जाएगा आपका 34 मल्टीप्लाई 4 12 16 136 मीटर। तो आपकी डिस्टेंस कितनी है वहां से लेके वहां तक 136 मीटर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि साउंड आपकी जाएगी फिर वो आपकी वापस भी आएगी, तो डिस्टेंस आपकी क्या होगी डबल। बताओ ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन हल्का सा भी नहीं आया ना, हल्का सा भी, पिद्दी सा भी, तो आप क्या करो, वीडियो को रिपीट करो, एक बार करके देखो।
आ गया होगा। वैसे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको डिस्टेंस डबल करनी है। डिस्टेंस आपने डबल की, क्वेश्चन खत्म। करो इस क्वेश्चन को, हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो जल्दी से उस क्वेश्चन को भी लगा दीजिएगा। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है। अ बॉय शाउट्स, एक बॉय शाउट चिल्लाता है, वाइल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ हिल, एक हिल के सामने, मतलब एक माउंटेन के सामने एक बच्चा चिल्लाता है। शाउट चिल्लाया, तो चिल्लाने के बाद एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस पे ये 800 मीटर, ठीक है। जो आपका बच्चा है और हिल है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आपकी 800 मीटर। द बॉय हियर द इको, उसे अपनी इको सुनाई देती है, उसे अपनी इको सुनाई देगी कितने टाइम में 4.8 सेकेंड। उसे अपनी इको मतलब अपनी ही आवाज की इको सुनाई दी कितने समय में 4.8 सेकेंड। क्लियर है। बच्चा और हिल के बीच की डिस्टेंस कितनी है 800 मीटर। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं, बोला है ना क्वेश्चन ने। आपसे पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड कितनी है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। अब बताओ डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस तो डबल होगी ना, क्योंकि जब आपकी आवाज गई होगी फिर ये वापस भी लौट के आई होगी। तो जाने की डिस्टेंस 800, आने की डिस्टेंस 800, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो डबल होके कितना हो गया 800 प्लस का 800 इज इक्वल टू 1600। यही है ना। चलो लगा दो स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। डिस्टेंस कितना 1600, टाइम कितना 4.8, ठीक। डेसिमल हटाओगे, जीरो ये लगाओगे, किससे काटोगे 16 से, 16 बन जाए 16 से कितना 3 टाइम्स। तो ये आ जाएगा आपका 333.3 मीटर पर सेकेंड। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट करिएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको क्या करनी है डिस्टेंस डबल। बताया ना इको के केस में आपको डिस्टेंस डबल करनी है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस हलवा क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगा बस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। तो करिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, ये आपका सोनार के ऊपर है साइड। देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला है अ पावरफुल साउंड सिग्नल, एक पावरफुल साउंड सिग्नल है सेंट फ्रॉम अ शिप, एक शिप से भेजा गया, इज रिसीव्ड अगेन, वापस से उसी को अगेन रिसीव किया गया आफ्टर अ 2.4, मतलब एक शिप है, शिप से एक सिग्नल भेजा गया फिर वापस आ गया, गया फिर आया, टोटल टाइम कितना लगा, आने जाने में टाइम कितना लगा 2.4 सेकेंड, ठीक है। हाउ डीप इज द ओशियन बॉटम, बताओ ये कितना गहरा है, कितना डीप है। अब बताओ जाने की डिस्टेंस x, आने की डिस्टेंस x, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2x, ये तो है। आपने ये आपका क्या है सी का बॉटम है, सी बॉटम, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपने क्या मानी x। अब देखो सिग्नल आपका गया फिर आया, तो आने जाने का टाइम कितना, सॉरी डिस्टेंस कितनी x और x कितना 2x। क्लियर है। बताओ साउंड की स्पीड कितनी है, स्पीड यहाँ पे गिवन है आपकी 1500 मीटर पर सेकेंड। बताओ सेम क्वेश्चन है बट डिस्टेंस डबल की है यहाँ पे भी। बताओ क्या होगा, क्या निकालना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 2x, x की वैल्यू आपको निकालनी है, स्पीड आपका 1500, टाइम आपका कितना है 2.4, x इज इक्वल टू आ जाएगा ये 1500, 2.4 डेसिमल हटाओगे, जीरो ये लगाओगे अपॉन 2, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से काटो कितना आएगा 12, तो ये आ जाएगा आपका 150 मल्टीप्लाई 12, ये टोटल आएगा आपका 1800 मीटर। करिएगा इसको सॉल्व, करिए फिर एक लास्ट क्वेश्चन और लगाते हैं इसके ऊपर। हो गया होगा। चलिए ठीक, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करिएगा, अगर नहीं आ रहा है हल्का सा वीडियो को स्लो कर लो, स्लो डाउन। देखिए नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे, अ शिप सेंड आउट अल्ट्रासाउंड डेट रिटर्न फ्रॉम द सी बेड एंड डिटेक्टेड आफ्टर 3.4,
मतलब एक शिप से क्या किया, एक अल्ट्रासाउंड आपकी भेजी गई, ठीक है, वो वापस आपकी लौट के आ जाती है सी के बॉटम से। कितना टाइम लगता है उसको आने में, कितना टाइम लगा उसे आने में, टाइम उसको लग गया 3.4 सेकेंड, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन सी में स्पीड ऑफ साउंड कितनी है आपकी, स्पीड है इसकी 1500 मीटर पर सेकेंड। आगे आपसे बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बेड फ्रॉम द शिप, मतलब शिप से जो आपका सी बेड है वो उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है। मतलब सेम वाला अभी जैसा क्वेश्चन है, डिस्टेंस क्या कर दोगे, डबल एक्स की वैल्यू आपसे पूछिए। यहां पे आपका कोई सी बेड होगा, सी बेड, यहां से आपका गया वापस लौट के आ गया, आने आने में कितना टाइम लगा 3.4, गया x आया भी x, टोटल कितना था ये x, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, निकाल देना। 2x इज इक्वल टू स्पीड कितनी है 1500, 3.4, x इज इक्वल टू आ जाएगा ये आपका 15, डेसिमल से क्या होगा आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल अपॉन 2 से काटोगे 17, मल्टीप्लाई कर देना 150 मल्टीप्लाई 17 कितना आएगा ये आपका आएगा 2550 मीटर। करिएगा इसको सॉल्व। हो जाएगा। तो बताओ इको सोनार के क्वेश्चन आप कर पाओगे या नहीं, इजीली कर पाओगे। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, बस लास्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर, तो मैंने सोचा कराई दो। आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, देखिए उस क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन में आपसे बोला है फॉर हियरिंग द लाउडेस्ट टिकिंग साउंड हियर्ड बाय द ईयर। मतलब आपका एक डायग्राम दिया हुआ है, एक साइड में आपकी वॉच रखी हुई है, एक साइड में आपका ईयर है। फाइंड द एंगल इन एक्स, आपको एक्स क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। ये तो कुछ समझ, देखो ये डायग्राम कुछ ऐसा है, ध्यान से देखना डायग्राम को। यहां से एक साउंड गई यहाँ पे, ये आपका डायग्राम है, यहाँ पे एंगल आई बताया है, यहाँ पे एंगल आपका आर बताया है, ये वाला एंगल आपको गिवन है कितना है 50। क्वेश्चन ये आपसे पूछा है बताइए फाइंड द एंगल ऑफ एक्स, एक्स कितना होगा। आपसे क्या पूछा है, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, बस ये पूछा है। मतलब निकाल पाओगे या नहीं, आराम से निकाल पाओगे। देखो कैसे, आपको बताया था ये क्या है आपकी नॉर्मल है ना, ये आपकी क्या है नॉर्मल है। नॉर्मल हमेशा क्या करती है आपके एंगल बनाएगी कितने का 90 डिग्री, सही है भाई, ये 90। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल या फिर ऑल्टरनेट, ये भी 90 होगा। बताओ ये भी तो 90 होगा कि नहीं, ये एंगल आपका 90 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो बताओ आई कितना आएगा 50 प्लस का आई किसके इक्वल है 90 के, है तो है। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 90 माइनस का 50, ये आ गया आपका, ये आपका आएगा 40। चलो अब देखो, आपको बताया था मैंने क्या, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंगल आई आपका इक्वल होता है किसके, एंगल आर के, होता है कि नहीं। एंगल आई आपका कितना है 40, तो एंगल आर भी कितना होगा 40। चलो तो ये कितना आ गया आपका 40 आ गया, ठीक। अब बताओ ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 होगा ना, सेम। x प्लस का r किसके इक्वल 90 के, r की वैल्यू कितनी है 40, 90। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी 90 माइनस का 40 कितना आ गया 50। बताओ निकाल पाओगे या नहीं, इजीली निकालो, बस मैथमेटिक्स लगानी है हल्की सी। अगर नहीं क्वेश्चन आया तो हल्का सा रिवाइज करके देख लो, ठीक। तो यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, काफी अच्छे से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश की। बस आपका बचा हुआ लास्ट चैप्टर जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, ह्यूमन ईयर। हो सकता है मैं थोड़ा सा जल्दी बोलता हूं, आप क्या किया करो, स्पीड को हल्का सा स्लो डाउन कर दिया करो, ठीक। तो इसी के साथ करते हैं आज का लेक्चर फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।